नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के ईस्टर चैप्टर की मंथली गेट टुगेदर सेक्टर 27 के कम्युनिटी सेंटर में हुई, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल मोहाली के डॉक्टर सुनंदन शर्मा ने कैंसर अवेयरनेस के ऊपर अपने विचार ईस्टर्न चैप्टर के मेंबर के साथ साझा किए। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। कॉर्नर से लाइन 50, 24, 49, 67, 89. Line wise gone. Early 7 gone. दो लाइनें चलेगी कॉर्नर वन। हेलो 26, 26, 42, 42। एक बार एक ट्रेन में बड़ा हादसा हो गया। जरा ध्यान ना, बड़ी सुनने वाली है। एक बार एक ट्रेन में बड़ा हादसा हो गया और बहुत लोग मारे गए। तब एक सर्वे किया गया कि उस ट्रेन में कुछ लोग रोजाना जाने आने वाले थे। जो रोजाना जाने वाले थे उस दिन वो नहीं गए और वो बच गए। वो क्यों बचे, इसके लिए एक सर्वे किया गया। उसके लिए सर्वे किया गया तो किसी ने कहा कि मेरा अलार्म नहीं बजा, वो देर से बजा, इसलिए मैं गाड़ी पे नहीं पहुंच सका। किसी ने कहा मेरे बच्चे ने मेरे कपड़े गीले कर दिए और उसे बदलने में मुझे देर हो गई। किसी ने कहा मेरी चप्पल टूट गई थी, उसे जुड़ाने के लिए गया तो देर हो गई। किसी ने कहा स्टेशन जाने के लिए ऑटो ही नहीं मिला, देर हो गई। और उस बार इस देर ने उनकी जान बचा ली। हर छोटी गाड़ी, हर छोटी मोटी बीमारी, हर अंधेर, हर देर को शुक्रिया करना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो उसमें जरूर कोई ना कोई भला होता है। हर छोटी गाड़ी, हर छोटी मोटी बीमारी, हर अंधेर, हर देर का शुक्रिया करना जरूरी है। हर बिछड़े दोस्त, हर अकेलेपन की कोफ्त, हर अधूरी मोहब्बत, हर छोटी बड़ी जरूरत को शुक्रिया कहना जरूरी है। हर बेख्याली में हुई गलती, हर बाजी जो पड़ जाए उल्टी, हर दिल दुखाने वाली हार, हर किस्मत की मार को शुक्रिया करना जरूरी है। क्योंकि हर हार किसी बड़ी जीत की तैयारी होती है। हर महीने होने वाली सर्दी बुखार शायद दूर कर रहा कोई बड़ी बीमारी है। हर अनकही देरी से शायद कोई कर रहा तुम्हारी रखवाली है। बस इसलिए हर छोटी गाड़ी, हर छोटी मोटी बीमारी, हर देर, हर अंधेर का तुम्हारी जिंदगी में होना जरूरी है। और इसके लिए शुक्र करना जरूरी है, शुक्रिया करना जरूरी है। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अब
अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो जरा, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जब पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन। जोरदार तालियां अपने बात। हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। हाय प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है,
फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, लटे चेहरे से सरकाओ तमन्ना आंखें मरती है। हाय हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुर्ख लगों पे रंग तो है इकरार का अरे हमदम मेरे। तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए, बादल ने चोरी किए आंचल के साए। हाय तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए, बादल ने चोरी किए आंचल के साए। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, चुरा लो मैं भी तो जलवे मेरा अरमा भी रह जाए। हाय हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का अरे हमदम मेरे। Thank you very much. Hello. Now I request to chapter head Madam Lim Kaur to please come on the stage and request to Dr. Sunandar Sharma ji for their presentation, please. Just to make you aware of that, 1.5 million, that is 15 lakh cases were diagnosed in India in 2024. Right? So this is 2024 data, and 1 in 9 Indians at an average is at life has a risk of developing cancer during the lifetime. So this high is the incidence of this disease in our society. Average incidence in our society is 100 per lakh. So out of 1 lakh people, 100 people are getting cancer in our society. For ladies it is 105 number, and for men it is 95. And out of all these cancers, 1/3 of cancers are related to poor nutrition, physical inactivity, and obesity. So why I'm highlighting these things? Because these are preventable causes. We can't do for many of the factors which cause cancer, but there are a few factors for which we can do something. So I'll stick to those things. So introduction to cancer. So this is how the normal cell and the cancer cell look like and behave. If you see the slide. ओके, तो ये जैसे नॉर्मल सेल है हमारा, नॉर्मल सेल ऐसा होता है, ये डिवाइड करता है इनटू 2, फिर उसके बाद फर्दर आफ्टर फ्यू डेज ये फर्दर डिवाइड करेगा। तो हम जिन सेल्स के साथ पैदा होते हैं, जिस जो एक बच्चा पैदा होता है, और आज की डेट में हमारी बॉडी में जो सेल है, कोई भी सेल सेम नहीं है। सो एवरी फ्यू डेज देयर इज अ टर्नओवर, सो न्यू सेल्स आर फाउंड एंड द ओल्डर वन आर शेड ऑफ। तो नॉर्मल सेल्स का ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, और फिर बीच में कभी डिफेक्टिव सेल बनता है। तो ये जो डिफेक्टिव सेल है, इनमें से बहुत सारे सेल्स कैंसर सेल्स भी होते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर रोज हम में से हर इंसान में लगभग 300 ऐसे कैंसर सेल रोज बन रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट गेट द कैंसर बिकॉज हमारी इम्यूनिटी उन सेल्स को मार देती है। ठीक है, बट दिस इज द नॉर्मल थिंग। नॉर्मल सेल्स, उसमें से ये एक मल्टीप्लिकेशन रेट है व्हिच इज रिलेटिवली स्लोअर, एंड देन नॉर्मल सेल इज फॉर्म्ड एंड इट अंडरगोज अ डेथ व्हिच इज कॉल्ड apoptosis or cell suicide. So this is how the normal cell behaves. Now out of these normal cells, few cells which become cancer, they do like this. They उनमें कुछ म्यूटेशन होती हैं, तो एक म्यूटेशन, 2 म्यूटेशन, 3 म्यूटेशन, और फिर उसके बाद वो एक ऑटोनोमस चीज बन जाती है जो एक ग्रो करती रहती है और अब किल नहीं होती। अब इसमें एक ही रास्ता है, ये किल होने से पहले फर्दर और डिवाइड हो जाता है, एंड डिवाइड होते होते इट फॉर्म द लंप।
एक ट्यूमर बन जाता है, और वो ट्यूमर बनता है उस ऑर्गन के नॉर्मल की कॉस्ट पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर, और जो नॉर्मल सेल्स है उनका नंबर रिलेटिवली कम हो रहा है, उनका फंक्शन कम हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारे कैंसर के सिम्टम्स आते हैं। अब क्योंकि ये बॉडी के हर ऑर्गन में हो सकता है, तो हर कैंसर के अलग सिम्टम होते हैं, अलग मैनिफेस्टेशन होते हैं और अलग कोर्स होता है, बट ये इन जनरल कैंसर सेल के बिहेवियर को दर्शाता है। ये जो पिक्चर है, ठीक है, ऑल कैंसर आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल्स एंड डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस होते हैं इनिशियली, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, एंड देन इवेंचुअली देयर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो जो हम देखते हैं, जो कैंसर जब हमें दिखता है, उससे पहले बहुत सारी चीजें अंडर द वाटर हो चुकी होती है। तो व्हाट वी एक्चुअली सी इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, एंड अंडरनीथ बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। तो कैंसर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज बेसिकली लार्ज ग्रुप ऑफ डिसीज करेक्टेड बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। तो एबनॉर्मल सेल्स जैसे मैंने उस पिक्चर में बताया था वैसे, और उनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, उसको बोलते हैं। अब हमारी सोसाइटी में बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम इसके लिए यूज करते हैं। इसमें मैंने नियोप्लाज्म, ट्यूमर वर्ड यूज किए हैं, बट हमारी सोसाइटी में गांठ या रसौली ये वर्ड ज़्यादा कॉमन है। तो बेसिकली कोई भी गांठ बनती है, उसको वो कैंसर भी हो सकती है, नॉन कैंसर भी हो सकती है। तो जब तक गांठ नॉर्मल सेल्स से बनी है, कि नॉर्मल सेल्स का एक नंबर बढ़ गया और वो वहाँ पे ग्रोथ बन गई, उसको हम कुछ भी बोल रहे हैं, रसौली बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। बट जब वो नॉर्मल सेल है जिसके अंदर ये पोटेंशियल है टू डिवाइड एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर वाली ग्रोथ को मैलिग्नेंट कहते हैं और नॉन कैंसरस ग्रोथ को बेनाइन कहते हैं। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं? दैट इज बायोप्सी। तो बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हमारी साइड बायोप्सी का मतलब होता है कि उसमें से एक पीस लेके माइक्रोस्कोप के नीचे देखना कि ये एक्चुअली इसके अंदर सेल्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो जब ये एबनॉर्मल कैंसर सेल होते हैं तभी उसको हम कैंसर का लेबल लगाते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। तो बायोप्सी इज द फर्स्ट इनिशियल स्टेप। अब हमारी सोसाइटी में एक बहुत कॉमन मिथ है कि बायोप्सी करने से वो स्प्रेड कर जाता है, तो पहले स्टेप पे ही रेजिस्टेंस आ जाता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो बायोप्सी इज द फर्स्ट स्टेप टू डायग्नोज इट। एक्चुअली कोई इन्वेस्टिगेशन डायग्नोज नहीं करता कि ये कैंसर है, वो सिर्फ सजेस्ट करता है। कोई भी स्कैन करा ले, कुछ भी कर ले, या हमें आंखों से दिख रहा है साक्षात कि यहाँ पे इतना बड़ा ट्यूमर है, ये कैंसर ही है, बट उसका कंफर्मेशन बायोप्सी की रिपोर्ट से होता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोप्सी इज मस्ट, एंड बायोप्सी की वजह से ट्यूमर स्प्रेड नहीं करता, स्प्रेड करना उसका इनहेरेंट टेंडेंसी थी। तो नॉर्मल सेल वर्सेस कैंसर सेल, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो कैंसर सेल दे लूज कंट्रोल ओवर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ऑटोनोमस ग्रोथ उसका चलता रहता है वेदर वी नीड इट और नॉट, एंड दे डू नॉट सेल्फ डिस्ट्रक्ट व्हेन दे बिकम बोर्न आउट और डैमेज। सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वो फर्दर डिवाइड कर जाते हैं इनटू न्यूअर सेल्स, तो इसलिए उसका कंटीन्यूअस ग्रोथ रहता है एंड दे डेवलप हेल्दी सेल्स। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कैसे डिवीजन होता है। तो एक कैंसर सेल बना तो 2 से 6 हफ्ते में वो 1 से 2 सेल हो गए, फिर अगले 2 से 6 हफ्ते में 4 सेल हो गए, फिर 8 सेल हो गए। तो इस तरह का जो डबलिंग टाइम है, ये जनरली ज्यादातर कैंसर का 2 से 6 हफ्ते के बीच में होता है। और ये डबलिंग होते होते जब 10 लाख सेल्स का नंबर पहुंचता है, तब जाके एक टिप ऑफ द पिन जितना ट्यूमर बनता है। वी कांट सी इवन दैट। फिर उसके बाद जब 1 बिलियन सेल बनते हैं, तो लगभग 1 सेंटीमीटर, एक कंचे के साइज का एक ट्यूमर बनता है, तब जाके तो हमारी इन्वेस्टिगेशन और हमारी आंखें उसको पकड़ पाती है। तो दैट मीन्स कि जिस दिन हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं उससे कितना पहले वो चालू हुआ होगा, हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एवरेज हम 4 वीक्स का डबलिंग टाइम ले, तो एक 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर बनने में 2.5 साल लग जाएंगे। तो चीजें अंडरग्राउंड बहुत पहले से चालू हो चुकी होंगी जब हम डायग्नोज करते हैं तब। तो दैट इज व्हाई उसको निकालने के बाद डिसीज का रिकरेंस और ये सब सारा इसलिए होता है क्योंकि उसको इतना समय मिला था अनडिटेक्टेड। तो उतने टाइम में कोई सेल निकल के बॉडी के दूसरे पार्ट में चले जाता है, विच बिकम्स द कॉज ऑफ रिकरेंस इन द फ्यूचर। ठीक है, ये अगर इन जनरल हम कॉज ऑफ डेथ देखें इन सोसाइटी, तो ऊपर वाला चार्ट जो है यूएस का, उसमें हम देखें पहले नंबर पे हार्ट डिजीज है, दूसरे पे कैंसर है, तो फिर बाकी चीजें आगे हैं। ये 2014 का एक्चुअली है, ये जो चार्ट बने हुए हैं। इंडिया वाले में पहले नंबर पे हार्ट डिजीज है, दूसरे पे ट्यूबरकुलोसिस, तीसरे पे एक्सीडेंट, फिर स्ट्रोक है, फिर फीटल डेथ है, और फिर उसके बाद कैंसर है। बट आज की डेट में कैंसर तीसरे नंबर पे आ चुका है। दूसरे नंबर पे हमारा सीओपीडी, जो लंग डिसीजेस हैं, जो पॉल्यूशन की वजह से हमारी निमोनिया और ये सब सारी चीजें होती है, वो दूसरे नंबर पे है। और तीसरे पे आज की डेट में कैंसर है। तो कैंसर का इंसिडेंस राइज कर रहा है। हार्ट डिसीजेस दोनों अभी इंडिया में और वेस्ट में दोनों में नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे सीओपीडी, नंबर 3 पे इंडिया में कैंसर पहुंच चुका है। ठीक है, तो
व्हाट कॉजेज कैंसर, तो इसमें प्रिवेंटेबल कॉजेज के बारे में अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट है। एक फैमिली हिस्ट्री है, हेरिडिटरी, कि कुछ लोग होते हैं कि जो हमारे जीन्स में जो चेंज आया, डीएनए में जो चेंज आया जिसकी वजह से कैंसर हुआ, अगर वो चेंज हमारे लाइफ टाइम में हुआ तो उसको बोलते हैं स्पोरेडिक कैंसर, और अगर उस चेंज के साथ हम पैदा हुए थे तो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी कैंसर। तो जो हेरिडिटरी कैंसर है वो सिर्फ 5 से 10% लोगों में होता है, 90 to 95% हमारे लाइफ टाइम में एक्वायर्ड होता है, तो उसमें बहुत सारे प्रिवेंटेबल होते हैं। जो हेरिडिटरी है उसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसके साथ हम पैदा हुए थे। तो हम इस पे अपना फोकस रखेंगे जो कि प्रिवेंटेबल है, लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब लाइफस्टाइल रिस्क जिसकी वजह से कैंसर के चांसेस हमारे लाइफ टाइम में होने के बढ़ जाते हैं, उसमें प्रिवेंटेबल कॉजेज में सबसे नंबर 1 पे स्मोकिंग है। स्मोकिंग अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग का कैंसर करता है, लंग के अलावा बॉडी के और भी, इवन किडनी का, यूरिनरी ब्लैडर का, पैंक्रियास के कैंसर में भी स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अल्कोहल दूसरा फैक्टर है, उससे भी मल्टीपल कैंसर्स के चांसेस रहते हैं, बट लीवर उसमें से बहुत प्रोमिनेंट है। फिर सेकंड मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज इज ओबेसिटी। आज की डेट में हम जो हमारी सोसाइटी में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पहले से लिखा हुआ था कि इस टाइम जोन में जाके कैंसर बढ़ जाएगा सोसाइटी में। अभी ये है कि प्रोस्पेरिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी कम हो रही है, खाना पीना बढ़ रहा है और ओबेसिटी बढ़ रही है, और ओबेसिटी इन टर्म कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। सिर्फ कैंसर नहीं, बहुत सारी बीमारियों को बढ़ाता है, बट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मल्टीपल कैंसर्स में ओबेसिटी कॉमन फैक्टर है। तो लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, ये सब सारे ऐसे कॉजेज हैं जो कि मल्टीपल कैंसर्स में कॉमन कॉजेज हैं। फिर तीसरे नंबर पे है डाइट। डाइट में अभी टाइम के साथ जो चेंज आया है, आज की डाइट में हमारा फैट बढ़ गया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम हो गया है। ये एक बहुत बड़ा कारण है पेट के कैंसर्स का, कोलोन का कैंसर, स्टमक का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, इवन अदर कैंसर्स में भी हमारे डाइट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होने चाहिए वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फाइबर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे फिर हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड और फैट। बट हमारा अगर हम अपनी 24 घंटे की डाइट देखें तो ये रिवर्स हो चुका है। हमारे फ्रूट, वेजिटेबल, सैलेड्स इन रॉ फॉर्म बहुत कम हो गए हैं, एंड जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, और वो भी प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड में जो उसके साथ कार्ब के साथ जो इवन गेहूँ और चावल के साथ भी जो बाकी उसके साथ फाइबर अटैच होता था, वो सब सारी चीजें प्रोसेसिंग में सारी वॉश आउट हो जाती है। तो इट इज अ प्योर कार्बोहाइड्रेट विच वी टेक, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्लोली टेकन ऑफ द टेबल। फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसका भी कारण यही है, जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है तो नीड टू मूव आउट हैज गॉन लेस। तो अब क्या है कि हमें नॉर्मल एक्ट ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग एंड वट एवर फिजिकल एक्टिविटी जो एक पुराने टाइम में एक नॉर्मल था 24 घंटे के अपने रूटीन को कंडक्ट करने के लिए, आज की डेट में वो एक एक्स्ट्रा वर्क हो गया। आपको जिम जाना पड़ता है या एक्स्ट्रा घर से निकल के सैर के लिए जाना पड़ता है, तो आज की डेट में वो एक काम बन गए हैं जो कि हमारा डेली रूटीन का नॉर्मल सेक्टर था। तो उसकी वजह से अब क्योंकि वो एक होमवर्क बन गया है तो हर बंदा उसको नहीं कर पाता, इसलिए कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड सीइंग यू ऑल पीपल सो लाइवली एंड यू नो एंजॉयिंग social gathering and life at this stage. This is very important thing to do. So God bless you all and keep you happy and healthy. तो ये इस चीज़ को प्लीज कंटिन्यू किए, ये बहुत अच्छा है और बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट करते हैं ये सब सोशल गैदरिंग्स एंड यू नो बीइंग जस्ट हैप्पी एंड लाइट। एंड पांचवा फैक्टर है सनलाइट। ये इंडिया में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर वेस्टर्न पीपल। एनवायरमेंटल रिस्क में सेकेंड हैंड स्मोक, एयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन, इस सब के बारे में हम जानते हैं। तो जितना हम प्रिवेंट कर पाए अपनी तरफ से कर सकते हैं। You are all blessed to be living in Chandigarh, which is relatively better city in India. Then in heritage risk, ये मैंने आपको बताया जो हम जो एक हेरिडिटरी म्यूटेशंस के साथ पैदा होते हैं उसकी वजह से लाइफ टाइम कैंसर रिस्क होते हैं, उसको अभी मैं कवर नहीं करूँगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम प्रिवेंटेबल कॉजेज पे फोकस करेंगे। फिर ग्लोबल कॉजेज ऑफ कैंसर, इसके बारे में मैंने बात कर ली है, स्मोकिंग, अल्कोहल, अनबैलेंस डाइट, तो ये दोनों 30 to 35% केसेस को कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअली। देन क्रॉनिक इन्फेक्शन अराउंड 18 to 20%, हार्मोनल चेंजेस दे कंट्रीब्यूट अराउंड 18 to 20% ऑफ द चेंजेस, देन पॉल्यूशन एंड ऑक्यूपेशन 1 and 2%।
फिर सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये भी मैंने अभी बताया, स्ट्रेस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। देन स्लीप डिस्टर्बेंसेस, तो आज की डेट में स्लीप पैटर्न भी हमारे बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। तो रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जागना एंड सुबह 11-12 बजे तक सोते रहना, ये सब भी ना तो हमारे नॉर्मल बॉडी सर्कैडियन रिदम के साथ ठीक है, और इसकी वजह से ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, दे इन टर्न क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर कैंसर सेल टू सर्वाइव। बनते तो सब में एज आई सेड 300 सेल्स हम में रोज बन रहे हैं, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। बट अगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है तो उनको सर्वाइव करने का मौका बन जाता है। एंड वंस एक बार वो लक्ष्मण रेखा पार कर ली, फिर उसको हम वापस नहीं ला सकते। फिर उसके लिए जो उसके सारे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सारी जो उसकी सफरिंग है वो फिर हमें झेलनी पड़ती है। तो बेटर हम अपने लाइफस्टाइल को बेटर करें। देन सिम्टम्स, तो सिम्टम्स जनरली कैंसर जहाँ पे भी स्टार्ट होगा, जिस भी ऑर्गन में होगा, तो वहाँ पे वो एक लंप के फॉर्म में आएगा, फिर आगे डिपेंडिंग ऑन दैट ऑर्गन जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वहाँ के सिम्टम होंगे। तो सिम्टम्स कैन बी वेरी डाइवर्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि हमारे हजारों तरह की बीमारियां हम लोग डील करते हैं, बट अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स 15-20 ही होते हैं। तो दैट मीन्स कि देयर इज ओवरलैप ऑफ सिम्टम्स। तो सेम सिम्टम, वही हेडेक नॉर्मली भी हो सकता है, माइग्रेन का भी हो सकता है, टेंशन से भी हो सकता है और कैंसर का भी हो सकता है। सेम कफ हमारा नॉर्मल एलर्जी कफ भी हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, और हमारा कैंसर की वजह से भी हो सकता है, टीबी की वजह से भी। तो सिम्टम को सोचते हैं कि भाई किसी को पेट में गैस हो रही है तो नॉर्मली हर दूसरे इंसान को गैस हो रही होती है, बट कैंसर के पेशेंट में भी गैस हो रही होती है। तो सिम्टम को ओवरलैप करते हैं, तो जस्ट एक सिम्टम की वजह से इग्नोर करना ठीक नहीं है। एनी सिम्टम विच इज परसिस्टिंग फॉर मोर देन 3 वीक्स, उसके लिए एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स उसमें कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि नॉन कैंसरस बीमारियां ज़्यादा कॉमन है, तो 9 आउट 10 टाइम्स कुछ नहीं निकलेगा। बट जिसमें कैंसर डायग्नोज होता है उनकी सबकी पहली शिकायत होती है कि सिम्टम तो मुझे पहले से था, बट ये तो सबको होता है। तो इसलिए टाइमलाइन हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बियॉन्ड कोई सिम्टम परसिस्ट कर रहा है तो इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली, ठीक है। मैलिग्नेंट वर्सेस बेनाइन में जो मेन जो डिफरेंस होता है, बेनाइन ट्यूमर्स भी जब ग्रो करते हैं तो ये ग्रो करके गांठ सा बन जाता है, जो एकदम नॉर्मल रसोली बोलते हैं, नॉन कैंसर। बट कैंसर रसोली में देखो, इसमें ये अपने बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये इधर उधर कोहेसिवनेस नहीं होता ही, तो इसके सेल्स इधर उधर शेड अप होते हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्सेस पाके ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में चले जाते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैंसर, बिकॉज इट हैज दैट कैपेसिटी टू स्प्रेड, ठीक है। तो अभी अर्ली डिटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं। एक है एजुकेशन टू प्रमोट अर्ली डायग्नोसिस और दूसरा स्क्रीनिंग। तो अर्ली डायग्नोसिस मतलब ये है कि जब बीमारी का लक्षण आ चुका है, बस हम उसको डिले ना करें पकड़ने में, उसको हमें उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें और डायग्नोज करें। एंड स्क्रीनिंग होता है कि एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन में कोई हम टेस्ट करें तो फाइंड आउट कि किसी को कैंसर सिम्टम आने से पहले हम जब पकड़ लेते हैं तो वो जिस प्रक्रिया से पकड़ते हैं उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। और अर्ली डिटेक्शन में है कि मैनिफेस्टेशन हो चुका है, जस्ट हम उसको हमने उसके लिए इन्वेस्टिगेट किया और उसको पकड़ा। तो जो स्क्रीनिंग स्ट्रेटजी है, इसका मतलब ये है कि एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन में कोई टेस्ट कंडक्ट करना, दैट मींस होल ऑफ द पॉपुलेशन हैज टू अंडरगो सर्टेन टेस्ट एट सर्टेन इंटरवल्स। तो उसमें कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं बहुत सारे, और फिर कौन से कैंसर में ये कामयाब है कौन से नहीं है, वो मल्टीपल फैक्टर है। देयर आर 3 और 4 कैंसर जिसमें स्क्रीनिंग कामयाब है। उसमें वेस्ट की कंट्रीज में गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे ये टेस्ट करने ही करने हैं। इंडिया में वहाँ पे भी अभी थोड़े से कंस्ट्रेंट हैं, तो यहाँ पे हम अपने उससे कर सकते हैं। तो उसमें हमें कौन कौन से कैंसर है जिसमें स्क्रीनिंग कामयाब है, तो उसमें एक ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर में आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स एनुअल मैमोग्राम करना चाहिए एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मंथली हर लेडी को करना चाहिए, जिसमें कि अगर ब्रेस्ट में कोई भी नॉर्मल लंप फील अगर हो तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट कर लें, ठीक है। फिर एक सर्विक्स का कैंसर है जो इंडिया में बहुत कॉमन है। आज से 100 साल पहले तक इंडिया का नंबर 1 कैंसर था लेडीज में, अब नंबर 2 हो गया, ब्रेस्ट नंबर 1 हो गया आज के डेट में। बट स्टिल ये दोनों के दोनों कैंसर जो लेडीज में मोस्ट कॉमन है इंडिया में, दोनों के दोनों स्क्रीनिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड कैंसर होने से पहले सर्विक्स के कैंसर को तो हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं एंड ब्रेस्ट के कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। तो फर्स्ट इज एनी चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स। पेट में
loose stools, constipation और blood in the stools, any abnormal activity कि एक normal हमारा bowel habit थी उसमें अगर कुछ change आ रहा है, अगर कभी constipation कभी loose motion की तरफ tendency जा रही है तो भी उसको investigate करना चाहिए। A sore that doesn't heal, that means body में कहीं पे कोई जख्म है और वो भर नहीं रहा, कहीं पे भी अगर चोट लगती है तो 2 से 3 हफ्ते में जख्म भर जाता है, बट अगर कहीं पे कोई जख्म नहीं भर रहा तो एक दिमाग में हमारे डाउट आना चाहिए कि कहीं ये कन्वर्ट तो नहीं हो गया कैंसर में, तो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। देन अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, बॉडी के किसी भी पार्ट से अनयूजुअल ब्लीडिंग हो, लाइक चाहे हमारे खांसी में स्पूटम में ब्लड आए, चाहे हमारे यूरिन में ब्लड आए, चाहे स्टूल्स में ब्लड आए, या फिर मेनोपॉज के बाद नेचुरल ब्लीड टाइप का हो, वेजाइना से ब्लीड आए, तो कोई भी ब्लीडिंग विच इज अनयूजुअल कैन बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ कैंसर। थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट और एनीवेयर इन द बॉडी, कहीं पे भी कोई नॉर्मल लंप है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया दोनों बेनाइन एंड कैंसर दोनों तरह के लंप हो सकते हैं, तो वो बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है, बट इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, खाना खाने के बाद उसको स्वेलो करने में अगर दिक्कत आ रही है, कहीं ऐसा लगता है कि फूड पाइप में कहीं अटक रहा है, तो वो भी कैंसर का बहुत कॉमन सिम्टम है, इसोफेजियल कैंसर का। देन ऑब्वियस चेंज इन साइज, कलर और शेप ऑफ एनी मोल, हमारा बॉडी में जैसे जगह जगह पे तेल होते हैं या कुछ कुछ बॉडी मार्क्स होते हैं, तो वो नॉर्मली एक कलर के एक साइज के होते हैं, पूरी लाइफ वैसे पड़े रहते हैं, बट अगर उसमें कभी भी एक सडन चेंज आए कि ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स उसका साइज बढ़ गया या उसका कलर चेंज हो गया या वो इरेगुलर हो गया सरफेस या उसमें से ब्लीड करने लगे, तो वो स्किन कैंसर में कन्वर्ट होने का एक लक्षण हो सकता है। ठीक है। एंड देन नेगिंग कफ और होर्सनेस, गले में मतलब हमेशा हमारा ठीक रहता है, हम बात करते हैं या जो भी है, बट कभी खांसी होने लग गया और वो खांसी ठीक नहीं हो रही है, हर थोड़ी थोड़ी देर में खांसी हो रही है, नेगिंग कफ है, तो अगर 3-4 हफ्ते से बियॉन्ड अगर कफ चल रहा है तो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है। अदर अलार्मिंग साइंस में परसिस्टेंट हेडेक्स, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना एकदम से बंद हो जाए, जो अच्छा इंसान कोई खाना पीना लेता था और एकदम से भूख लगना बंद हो जाए, तो वो भी अलार्मिंग रेज हो जाना चाहिए। क्रॉनिक पेन इन द बोन्स, जनरली इनके नॉन कैंसरस कॉजेज ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल दिस कैन आल्सो बी, जैसे मैंने बोला सिम्टम ओवरलैप करते हैं, तो ऑल द सिम्टम्स शुड बी इंटेक्ट विद दिस थिंग, एक बार इसको रूल आउट कर लें। परसिस्टेंट फटीग, नॉजिया, वॉमिटिंग, परसिस्टेंट लो ग्रेड फीवर, ये भी एक कॉमन है, ट्यूबरक्लोसिस का भी सिम्टम है ये, और कुछ कैंसर्स में भी हो जाता है परसिस्टेंट लो ग्रेड फीवर। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ये इनकी टर्म्स पे मैं नहीं जाऊंगा, ब्रीफली बता देता हूँ। जो नॉर्मल कैंसर है उनको कार्सिनोमास बोलते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज के कैंसर हैं उनको सार्कोमास बोलते हैं, लिम्फ नोड्स के कैंसर्स को लिम्फोमा बोलते हैं, और ब्लड कैंसर्स को ल्यूकीमियास बोलते हैं। अभी इंडिविजुअल कैंसर्स पे मैं नहीं जाता हूँ, आई थिंक या तो अगर कुछ भी कैंसर से रिलेटेड अगर हम कुछ कोई क्वेरी हो तो वी विल टेक दैट, विल keep it interactive rather than going for in detail of the cancer। एक ये सर्वाइकल कैंसर का मैं एक ये दिखाना चाहूँगा। तो ये सर्विक्स है जो नॉर्मली ऐसा दिखता है। सर्विक्स होता है जो यूट्रस का मुंह है, जो लोएस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस है वो सर्विक्स है। तो सर्विक्स का कैंसर एक एचपीवी वायरस होता है, उसके इन्फेक्शन से होता है। तो एचपीवी का इन्फेक्शन होना और कैंसर होने के बीच में 15 से 20 साल की एक जर्नी है, और उस जर्नी को वी कैन सी इट एंड वी कैन इंटरप्ट इट समवेयर बिफोर गेटिंग द कैंसर। तो दिस इज इजीली प्रिवेंटेबल कैंसर। तो इसीलिए इसका इंसिडेंस कम हो रहा है दुनिया में। इंडिया में ये नंबर 1 था लेडीज में, अब पीछे चला गया क्योंकि इंडिया में भी अवेयरनेस आ रही है एंड प्रोस्पेरिटी आ रही है, तो ये कैंसर प्रिवेंट हो रहा है। तो इसमें चेंजेस, ये नॉर्मल सर्विक्स है, ये एचपीवी का जब इन्फेक्शन हुआ तो ये ऐसा दिखना चालू होता है। फिर एचपीवी के इन्फेक्शन के बाद प्री कैंसरस एक लीजन बनता है जो 10 साल लग जाते हैं इसको बनने में, और फिर प्री कैंसरस लीजन से फर्दर कैंसर बनने में फर्दर और 5-1 साल लग जाते हैं। तो एक वेल डिफाइंड जर्नी है। उस जर्नी को अगर जस्ट हम 3 साल 5 साल में एक पैप स्मीयर या एचपीवी डीएनए का टेस्ट कर रहे हैं, तो वी कैन पिक इट अप एंड ट्रीट इट बिफोर द कैंसर हैपनिंग एक्चुअली। तो कुछ कैंसर्स में स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा कामयाब है, तो वी शुड यूज इट। तो सर्विक्स एंड ब्रेस्ट कैंसर ये दो ज़्यादा कामयाब है। फिर सर्विक्स में वैक्सीन का भी रोल है। तो ये वैक्सीन तो बच्चों में ही लगाते हैं, तो 9 to 26 एज ग्रुप में ये वैक्सीन पहले ही लगा दो तो सर्विक्स के कैंसर का प्रिवेंशन हो जाता है। पुराने टाइम में ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, बट आजकल बच्चों को गर्ल्स को 12 से 14 के एज ग्रुप में ज़्यादातर ये वैक्सीन कवर कर रहे हैं।
किसी ने कोलोरेक्टल कैंसर जो बड़ी आंत का कैंसर है वो भी प्रिवेंटेबल है अगर हम 5 साल में एक बार सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कर लें। हेड नेक कैंसर भी आराम से डायग्नोज हो सकता है कि अगर मुंह के अंदर कोई भी जख्म है या कोई व्हाइट पैच, रेड पैच या कोई अल्सर है जो 3 हफ्ते के बियॉन्ड चल रहा है तो वो कैंसर हो सकता है। और इसको बड़े आराम से एक चेकअप करना है, ओरल एग्जामिनेशन करना है, जस्ट आंखों से देखना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है स्कैन करना कुछ करना और इसको आराम से हम डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर में भी एज के साथ प्रोस्टेट बढ़ता है तो उसके साथ यूरिन से रिलेटेड सिम्टम आते हैं जो कि बीपीएच में भी होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में भी होते हैं। तो इसमें एक सिंपल रेक्टल एग्जामिनेशन और एक पीएसए का टेस्ट, उससे वन कैन मेक आउट के इसमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें फिर बायोप्सी कर लेते हैं। तो ठीक या दिस इज द हेल्दी डाइट। जो जितना फूड एंड फाइबर हम रखेंगे अपने डाइट में उतना हमारे लिए अच्छा है। एंड बॉडी मसल इंडेक्स हम कम रखें, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रखें एंड ह्यूमनाइजेशन। क्योंकि आज जो लेटेस्ट व्यूज है वो ये है कि एवरी ईयर एवरी 1 से 2 ईयर नहीं करवाना चाहिए। नहीं, अभी जो रिकमेंडेशन है वो 1 से ईयर की ही है। एंड 40 to 45 जो एज ग्रुप है उसमें क्योंकि कुछ कंट्रीज में 45 से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ 40 पे कर रहे हैं, बट रिकमेंडेशन 1 से ईयर है मैमोग्राम का। अगर मैमोग्राम के रेडिएशन को लेके कुछ जगह पे कंसर्न उठाए गए हैं तो अगर रेडिएशन का कंसर्न लगता है तो 1 से ईयर की अल्ट्रासाउंड होगी, बट सम एग्जामिनेशन शुड बी डन 1 से ईयर। Radiation can be become cause for cancer, breast cancer. या रेडिएशन भी कॉज होता है कैंसर का, बट वो जिस डोज पे होता है वो हमारे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में उस डोज का रेडिएशन नहीं यूज होता। वो रेडिएशन यूज कर रहे हैं जब जैसे न्यूक्लियर कहीं पे जैसे जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हुआ था तो वो जो रेडिएशन है उससे वहाँ की सोसाइटी में बहुत कैंसर हुआ होगा, तो वो एक हायर डोज पे होता है। बट यहाँ पे या फिर हम रेडिएशन जो रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट किसी को बचपन में अगर रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट है तो उसको आफ्टर 30-40 इयर्स लाइफ में दूसरा कैंसर होने का चांस है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ रेडियोथेरेपी इन द चाइल्डहुड। बट ये जो मैमोग्राम में एक्सरे में सीटी में जिस डोज में रेडिएशन यूज होता है उसकी वजह से लाइफ टाइम रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर इज इंक्रीजिंग, उसकी वजह से हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपको ब्रीफ कर दूं, ये जो मैडम ने क्वेश्चन पूछा थी, शी इज कैंसर सर्वाइवर एंड शी इज 80+। तो ये मेरी जीवन है और मैम एक संस्था भी चला रही है जिनके प्रेसिडेंट है। तो मैडम खैरा के लिए एक बार तालियां बजा दो। तो डॉक्टर साहब एक बताइए, कल बजट में 2% इनकी दवाइयों पे टैक्स आया है, वो क्या है? कैंसर मेडिसिन में अभी क्या है कि जो नई ड्रग्स आती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं, तो उसमें क्या है कि कोई भी स्पेशली जो कैंसर की ड्रग्स हैं जब उसका जो रिसर्च का जो प्रोसेस है उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं फार्मा कंपनीज को, तो जनरली ये सब यूएस में होता है। तो जब ये मेडिसिन बनती हैं, जब इनिशियल जब रिसर्च होती है तो अगर वो 10 मॉलिक्यूल का टेस्ट कर रहे हैं तो 10 में से कोई 1 या 2 सक्सेसफुल होती हैं, 8 फेल हो जाती हैं, बट खर्चा तो 10 के 10 का बराबर। आगे तो मैं उठना ही नहीं। इवेंचुअली जब एक ड्रग कोई कामयाब हो जाती है, मार्केट में आती है, तो जो जिस कंपनी की रिसर्च होती है उसका एक पेटेंट पीरियड होता है, तो इतने टाइम पीरियड के लिए सिर्फ वही कंपनी बना सकती है और फिर इनिशियल यूजर से बहुत हाई कॉस्ट लिया जाता है, सारी रिसर्च की कॉस्ट इनिशियल यूजर से ली जाती है। तो इसलिए बहुत सारे इंजेक्शन है जो आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख का एक इंजेक्शन है जो हर 3 हफ्ते में लग रहा है, तो ऐसे एक इंजेक्शन आज की। तो अभी जो ये इनका जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो ये कर रही है कि इंडिया की जो फार्मा कंपनी है जब एक बार बन गया तो उसको बायोसिमिलर मॉलिक्यूल्स बात की थी सीतारमन जी ने। तो बायोसिमिलर का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूल जो अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है उसका बायोसिमिलर हम बनाएंगे। तो जब बायोसिमिलर बनाएंगे तो हमने रिसर्च का पार्ट खर्चा नहीं किया, तो हमें खर्चा कम पड़ेगा, तो हम मेडिसिन को नीचे लेके आ सकते हैं। तो सिर्फ हमें इंटरनेशनल फार्मा कंपनीज के साथ उनके साथ डील निगोशिएट करना पड़ेगा कि वो उनके पेटेंट पीरियड को हम कैसे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इतने अच्छे लिसनर हो, तो एक इन्होंने खड़े करने मैंने तो डॉक्टर साहब और इनको, तो इन्होंने कहा कि मैक्स हॉस्पिटल को मैं गुजारिश करूंगा कि तुम्हें एक ट्रिप पे ले जाएं वैलेंटाइन डे पे। और डॉक्टर साहब के लिए तालियां और मैक्स हॉस्पिटल के लिए तालियां। उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी गैदरिंग, इतनी सोफिस्टिकेटेड गैदरिंग मैंने कभी नहीं देखी। आपने ये तालियां बजा दी।
ਮਿਸਟਰ ਪੰਕਜ ਆਪਟਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਪੰਕਜ ਆਪਟਿਆਲ। एक बाकी है एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, 14 तरीक ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ के दिन मैक्स हॉस्पिटल वाले नैना देवी ट्रिप लेके जा रहे हैं। वैसे उन्होंने दस के ऐसी शुरुआत फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ जी फ्री ऑफ कॉस्ट घरों लेके जाके चाह पिला के आनंदपुर साहब मत्था टिका के जन मानसा से उत्थे नैना देवी कोई शाम को वापस ते पहले 12 नाम मेरे ख्याल कहते अच्छा जितनी छेती हो सकता। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 12 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ 12 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰਿਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ, ਜਿਹੜੇ 15 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਆਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर हमारे साथ खाना खा के जाइए। हमारा थोड़ा रंगारंग प्रोग्राम है, आप 10 मिनट निकाल सकते हो तो प्लीज बैठिए। मैं ये वादा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा और खाना हमारे साथ खाइएगा। इफ यू हैव द टाइम सर प्लीज। ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है, ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी याद। तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में क्या तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में क्या जो गजब में आए तो कहर है, जो मेहरबान तो बहार है, मुझे क्यों ना हो तेरी याद। तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांद। तेरी बात बात है दिल नशी, तेरी बात बात दिल नशी, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी। तेरी बात बात है दिल नशी, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी। है कली कली में जो मस्तियाँ, तेरी आँख का वो कुमार है, मुझे क्यों ना हो तेरी याद। तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰੱਖ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਰੱਖ। ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰੱਖ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖ।
तेरे सर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, यही है तमन्ना। तेरे सर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, यही है तमन्ना। तेरे सर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, तेरे सर में आया तो हंसना गया है, पीछे हटूंगा ज़माने के डर से। अभी आ रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, बिना क्या भूलो, अभी तेरे जरा देख लूं मैं, जिनका तो प्यारा प्यारा ये तुमको दिखाए, यही है तमन्ना। तेरे दर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, मुझको तेरे प्यार से हंसी जिसने बनाया है तुझको, मैं आता कभी तेरी दुनिया में नहीं, तेरे हुस्न ने बुलाया है मुझको, जला कर कोई शब्द कैसे कहेगा कि देखो यहाँ परवाना आए, यही है तमन्ना। तेरे सर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाँ जी बोलो सर। वो अग्रवाल जी को दिया था। हाँ पर मैंने अग्रवाल जी को दिया था, तो मैं हाँ मैं उसी डुप्लीकेट कापी की फोटो आपको हसी मौत होगी किसी रोज में तेरा दामन पकड़ कर, तो मर जाऊं तो क्या हसी मौत होगी। अगर कोई ऐसी घड़ी आ रही है तो मेरी दुआ है वो जल्दी से आए, यही है तमन्ना। तेरे सर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, यही है तमन्ना। तेरे सर के सामने मेरी
ये पीने वाले क्या जाने मेहमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से मत पूछो। कटदे पूनिया नू बुलते गांदे गौन एक उड्डर तितर खंबिया जो अग कलेजे लौन एक उड्डन तितर खंबिया जो अग कलेजे लौन गुलाबी पानी नी हो गया कुआं दा गुलाबी पानी नी हो गया कुआं दा मेला हो गया ये अज दो रूहां दा मेला हो गया ये अज दो रूहां दा खिड़ के अके सुनिया थावां ते
ढंग बदल गया पिंड दियां जूहां दा गुलाबी पानी में हो गया खूहां दा मेला हो गया ए अज तो रूहां दा मेला हो गया ए अज तो रूहां दा। भी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਮौज ਬਣਾਓ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਆਨ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੱਚੇ। ਸਾਰੇ ਨੱਚਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਏ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਏ ਤੱਕਦੇ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਏ ਤੱਕਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਗਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਗਦੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਗੀ ਕੱਚਾ ਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਗੀ ਕੱਚਾ ਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ मिसेज अमरजीत शर्मा जी बैठे हुए हैं बाबू। मिस्टर सतनाम सिंह जी की प्रमोशन मैं कर देनी है। ये नेशनल बेकरी वाले हैं। किसी ने केक कूक या बेकरी कोई अच्छी लेनी हो तो दुकान तो पैदा करेंगे आप। गुरमंगल सिंह जी मैडम साढ़े लवली कौर ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਗਾਠਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦ ਭਜਾਈ ਦੇ ਜੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ मैडम शिखानी जावन मैडम अमरजीत कौर को जिंदगी होगी तो एक अमरजीत मैडम साइंस हाँ जी मिस्टर नरेंद्र झावन
ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਡਾਂਸ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਾਂਸਰ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੀ ਜੀ ਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो पहला होता देंगे सपना हम एक मौका देंगे तो पहला मौका देंगे सपना हम एक मौका देंगे सोने का मौका देंगे सोने का मौका देंगे नवाब जेडी बच्चूगी नवाब जेडी बच्चूगी कभी फुल बन के नवाब जेडी बच्चूगी नवाब जेडी बच्चूगी अरे तुम कहते आगे पानी के तुम कहते आगे चंद्र के नाम तुम कहते आगे चंद्र के नाम तुम कहते आगे सामना मिला मुझे तुम दिल भी दे आगे दिल भी दे आगे मैं चीज आगे ना दिल भी दे आगे मैं चीज आगे ना दिल भी दे आगे Gracias.
मस्तानी जवाना बात भंगड़ा आਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ के जवाना बात भंगड़ा आਉਂਦੇ ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ गाली एक ना लाया करनी तू पहले सोनी है गाली एक ना लाया करनी तू पहले सोनी है Joy.